हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का सीबीएसई का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं साइंस का। ठीक है, शिवदास का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं, जो भी आपकी 2023 सेशन के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी तो चैनल में आपको बहुत सारी साइंस की वीडियोज़ एंड मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी क्लास 10th की, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसका देखिए, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट, जिसमें वायलेट फ्लावर है और साथ में पी प्लांट वाइट फ्लावर वाला है। उसका आपको F1 प्रोजेनी में रिजल्ट पूछा गया था। तो आपको F1 प्रोजेनी में जो वायलेट फ्लावर है उसमें सारे प्लांट्स में क्या आएंगे, वायलेट फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? तो देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, वो स्टोर होती है रिजर्वर में। ठीक है, जो डैम होता है, और फिर उसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को यूज़ करते हैं किस काम के लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और उससे फिर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पानी स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर उसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके उससे रोटेट करेंगे टरबाइन को, और उससे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन gives an unsaturated compound Y. X also react with sodium metal to evolve a colorless gas Z. आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड, और इक्वेशन बनानी है आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई की, और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन में रोल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, एक्स को हमने क्या किया, हीट किया है किसके साथ, एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमें ना एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिला है। अनसेचुरेटेड तो सबको पता होगा, एल्कीन होते हैं, है ना, या एल्काइन होते हैं, ये तो सबको पता होगा। कम जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि ये या तो एल्कीन है या एल्काइन है ना, वाई। तो एक्स क्या होगा कि अगर हमने उसे इसके साथ हीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वाई मिला होगा हमें। तो आपको पता है एल्कीन या इथीन कैसे बनता है, जब हम एल्कोहल को क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ लेते हैं तो एल्कीन बनता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी इन्होंने, एक्स को रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ तो हमें एक कलरलेस गैस जेड मिलती है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि एल्कोहल को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है ना, C2H5ONA। ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉल्ट है, सोडियम तो आपको पता ही चल गया होगा एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा इथेनॉल है, क्योंकि एक्स को इन्होंने क्या कहा है, रिएक्ट किया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और हमें मिला क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन। अनसैचुरेटेड तो पता है ना, एल्कीन होता है या एल्काइन होता है, तो सोचो एल्कीन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ किससे मिलता है आपको, एक्स किससे मिलता है, C2H5OH से, है। तो उससे आपको एल्कीन मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक्स है तो ये वाई बन गया, इन्होंने क्या कहा था, वाई बन जाएगा, तो ये एक्चुअल में वाई है। तो क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है अनसेचुरेटेड है तो ये एल्कीन होगा। अब ये एल्कीन, या अगर हम ये वाला कंसनट्रेटेड H2SO4 दे रहे हैं तो यानी किस में दिया होगा, इसमें दिया होगा ना, अल्कोहल में। तो एक्स हमारा अल्कोहल है या इथेनॉल कह सकते हो, और एल्कीन बनेगा वाई। उसके बाद अल्कोहल, एक और हिंट दी थी आपको क्वेश्चन में कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में आपने क्या किया है, Na के साथ रिएक्ट किया है, Na के साथ रिएक्ट किया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब भी अल्कोहल को Na के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो H होता है ना, इसे रिप्लेस कर देता है Na, तो ये बन जाता है C2H5ONA। इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, क्या कहेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये याद रखना। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन है इसका।
उसके अलावा एक गैस बनती है, क्योंकि Na एक एक्टिव मेटल है तो इसने H को रिप्लेस किया है ना, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है थोड़ा थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, तो Na ने क्या किया, इस Na क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो H इसकी H प्लस लूज़ कर सकता है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा एसिडिक होता है अल्कोहल, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बट थोड़ा बहुत कैरेक्टर होता है इसमें एसिडिक, तो ये H को Na क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि एक्टिव मेटल है, H से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो H को अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है तो कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस। और ये कैसी गैस है, ये कलरलेस गैस है, ठीक है, तो इसके बबल बनेंगे कलरलेस गैस के। तो इन्होंने यही बोला कि कलरलेस गैस बनी है, तो कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस, तो यानी कि Z जो है हमारा वो हाइड्रोजन गैस है। तो X हमारा ये है, Y हमारा ये है और Z हमारा ये है, तो ये आप साइड में नीचे लिख लेना, X क्या है, Y क्या है और Z क्या है, ठीक है। तो X क्या था, एल्कोहल, उसको हमने जब इसके साथ मिलाया तो ये हमें एल्कीन मिला। उसके अलावा अल्कोहल में जब मेटल डालेंगे Na तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, बेस बनता है जो कि, और साथ में एक कलरलेस गैस बनती है H2। वैसे भी पता है, ये मैंने आपको बताया ना, ये हल्का सा एसिडिक है, तो एसिड मेटल के साथ क्या करते हैं, अगर मेटल एक्टिव है तो एसिड में से H हटा देती है, यानी H2 गैस बना देती है, और ये एक बेस बना देगी, सोडियम मेथॉक्साइड है इसका नाम। तो Y क्या है हमारा, एल्कीन था, और Z जो गैस बनी है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था, नेम वन गेस्टेटरी रिसिप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका बायो में से क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना आप। ये है आपका ये हमारे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टंग में, जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है, नोज़ में, जो कि स्मेल डिटेक्ट करता है, ठीक है। बाकी आपको पूछा है, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो यहाँ से देखिए, ए आपका आएगा सेल बॉडी, और फिर बी क्या आएगा, एक्सॉन, और फिर ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये बायो के क्वेश्चन है, ये तो आप याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, if the image formed by a spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it। तो देखो, मिरर आपको पता है स्फेरिकल है तो वो दो टाइप के होंगे, एक कॉनकेव मिरर होगा और एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो तो आपका ना हर टाइप की इमेज बना सकता है, छोटी इमेज भी बना सकता है, बड़ी इमेज भी बना सकता है ना। बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा छोटी इमेजेस बनाता है। तो इन्होंने बोला ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाएगा, और सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी इमेज हमेशा, इरेक्ट का मतलब होता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो, मैंने अभी बताया आपको, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये याद रखना, और हमेशा इसकी जो इमेजेस होती है वो डिमिनिश्ड होती है, ये फोकस पे बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए हम इसको रियर व्यू मिरर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पूरी छोटी छोटी इमेजेस को ओवरऑल व्यू दिखाता है उसका। तो ये रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे, कि एक तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ऑलवेज। बट ये जो होता है ये रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। रियल के साथ इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और वर्चुअल हमेशा सीधी होती है, अपवर्ड। तो ये दोनों बना सकता है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों बनाएगा तो ये स्मॉल इमेज भी बना सकता है, यानी बहुत डिफरेंट साइजेस की इमेज बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है और छोटी इमेज भी, बट ये हमेशा डिमिनिश्ड साइज़ की इमेज बनाएगा। तो आपको तो ये पूछा ना हमेशा, तो डिमिनिश्ड इमेज हमेशा कौन बनाएगा, और इरेक्ट इमेज हमेशा कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कोई भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख दो आप, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है, तो ये पहली रे आप पैरेलल भेजो, तो ये क्या करता है, जो भी रिफ्लेक्टेड रे उसे डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ऐसे गई, ये मिरर से ऐसे वापस चली जाएगी, तो यानी कि फोकस से आती हुई दिखाई गई आपको, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम बनाने को भी आया तो कैसे बनाते हैं कॉनकेव मिरर का, ये कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, इसमें अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है
तो यहाँ से लाइट रे अगर आ रही है, मान लो ऑब्जेक्ट ये है ए बी, तो ये आई, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऐसे नहीं करना, ये तो कॉन्वेक्स में होता है, ये डाइवर्स करेगा, तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना, तो यहाँ नहीं लाएगा, ये ऐसे डाइवर्स करेगा। तो इसे कंप्लीट करने को आएगा, तो अगर ऐसे ही रहे तो इसे ऐसे डाइवर्स करना। अभी डाइवर्स ऐसे कर रहे हो तो आप तो यहाँ से देख रहे हो इसे, तो बड़ा आपको ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा, यहाँ से आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है डिमिनिश्ड साइज़ की। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, और हमेशा बहुत छोटी इमेज होती है इसकी, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक यानी कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में तो दो सब्सटेंस मिलके एक 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 बनाते हैं, यहाँ पे एक ना डिकम्पोज हो जाता है दो या तीन में, यानी कि कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हो रिवर्स कर दोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना आपको हीट या लाइट ना देनी पड़ती है, इनको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये रिक्वायर एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक होते हैं। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब जब स्प्लिट हो कोई, ठीक है, तो स्प्लिटिंग कह सकते हो, या हाँ स्प्लिटिंग ही कह सकते हो। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है एलिमेंट, यहाँ पे स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। रिक्वायर का मतलब एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो हम क्या कहते हैं इसको, एंडोथर्मिक कहते हैं ना, ये तो सबको पता होगा एंडोथर्मिक, तो ये याद रखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। तो इसमें एनर्जी जो होती है ना, या तो हीट फॉर्म में चाहिए होती है, या फिर लाइट फॉर्म में चाहिए होती है, या फिर लाइट मतलब सनलाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे तीन टाइप के होंगे, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो यानी कि डिकम्पोजिशन तीन टाइप के, समझ आ गया, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो आपको इसमें यही पूछा है क्वेश्चन में कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनमें एनर्जी चाहिए होती है, या तो हीट में, या लाइट में, या इलेक्ट्रिसिटी में, ताकि रिएक्टेंट को हम ब्रेक डाउन कर सके। तो इस रिएक्शन को यही कहते हैं ना कि जब कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इक्वेशन बतानी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों की अलग अलग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो जैसे हीट है, तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट को हीट या एनर्जी कोई भी देनी होती है, तो ये रिएक्टेंट्स होंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट्स को या तो आप हीट दो, या फिर आप लाइट दो, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी दो, ठीक है। या तो हीट से ब्रेक होंगे, या लाइट से ब्रेक होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी देके, तो वो प्रोडक्ट्स बना देंगे। एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीन टाइप का होता है, तो इसमें सबके एक इक्वेशन बतानी है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब आप हीट देते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। ऐसे ही जब सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट सनलाइट देते हो तो वो सिल्वर क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो तीसरा जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो H2 और O2 गैस बनती है, ठीक है। तो ये यानी कि इसके तीनों टाइप के एग्जाम्पल है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये फोटोलाइटिक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास किया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, है ना। तो तीनों इसके एग्जाम्पल्स है। तो डिकम्पोजिशन के तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर यूज़ पूछे तो ये कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, जैसे यहाँ पे सिल्वर मेटल एक्सट्रैक्ट किए ना, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड किया है टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब हमने जिंक मेटल के साथ किसको ऐड किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता है बेस होता है, इसमें अगर मैं मेटल मिलाऊंगी तो हमको पता है ना, मेटल और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं।
तो जब भी बेस के साथ मेटल मिलाते हैं तो कैसा कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट, ये बेस है। अगर एसिड के साथ मिलाते हो तो बहुत सिंपल होता है। एसिड मान लो HCl है, HCl के साथ जब आप जिंक मिलाओगे, मेटल कोई भी एसिड के साथ अगर आप मेटल मिलाते हो तो क्या बनता है, ये मेटल क्या करती है, अगर ये एक्टिव मेटल है तो ये H2 को तो अलग कर देगी और Cl को अपने में ले लेगी। तो ये Zn की वैलेंसी 2 और इसकी 1, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस करोगे तो यानी कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ मिक्स होगा तब तो ये ZnH2 गैस बनाती है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। बट अगर कोई बेस और मेटल मिल रही है तो भी सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन उस सॉल्ट को ना हम ऐसे नहीं बनाएंगे, H2 को अलग नहीं करेंगे। या जैसे भी एग्जाम्पल में था NaOH है, उसमें मेटल जिंक डाली तो हमारा ना सोडियम जिंकेट बनेगा। पहले Na आएगा, जैसे यहाँ तो पहले जिंक आया था ना, यहाँ पे पहले Na आएगा फिर Zn आएगा। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बनाना तो वो होता है हमारा Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनेगा। तो ये दोनों आपको रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमें ये नहीं आया हुआ एग्जाम में, लेकिन ये आया हुआ है तो, लेकिन आपको दोनों ही अच्छी तरह से करने हैं। मेटल को जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है, या मेटल को जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है। तो ये भी एक सॉल्ट बना है, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज होगी। तो एक तरह से एसिड को, मेटल को चाहे एसिड में मिलाओ तब भी सॉल्ट बनेगा और H2 गैस बनेगी, या फिर मेटल को बेस के साथ मिलाओ तब भी सॉल्ट बनेगा और H2। अच्छा, H2 गैस सारी मेटल रिलीज नहीं करती है, ये ध्यान रखना। अगर हमने मान लो जिंक की जगह यहाँ पे कॉपर डाला होता तो कॉपर तो H से रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होता है, नीचे होता है ना, तो वो H2 तो बना ही नहीं पाएगा, तो यानी वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तब हम लिख देंगे नो रिएक्शन। ऐसे सिल्वर लोगे तो भी नो रिएक्शन, तब हमें ये रिएक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि वो कॉपर या सिल्वर क्या नहीं कर पाएंगे, H को निकाल नहीं पाएंगे HCl में से। तो इट मीन्स वो रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन लिखना होगा तब आपको। अदरवाइज अगर H आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की है तो कोई भी मेटल जो H से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी तो वो हमेशा H2 को अलग कर देगी और ये जो सॉल्ट है अपने में ले लेगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसका। तो इसमें इन्होंने यही पूछा था कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हमने जिंक मिलाया तो आपको बेस का मेटल के साथ रिएक्शन बताना था। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेस और मेटल ये बनाएंगे सोडियम जिंकेट, ठीक है। ऐसे अगर एल्यूमिनियम होता तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड अ गैस इवॉल्व विच इज़ बबल्ड थ्रू अ सोप सोल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। तो इन्होंने कहा है कि जब हमने इसको गर्म किया होगा इस सोल्यूशन को तो एक गैस बनी होगी जिसके बबल्स निकले होंगे, वो तो हमें पता ही चल गया H2 गैस बनी होगी, ठीक है। तो ये राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। इस गैस को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का तरीका तो सबको पता होगा कि हमने क्या करना होता है, इसको ना इसके सामने एक मैच स्टिक लानी होती है, ठीक है। मैच स्टिक में अगर ये पॉप साउंड देगी, जैसे मैच स्टिक जलाओगे, फायर के पास लाओगे इसको, तो हाइड्रोजन क्या करती है, बर्न कर जाती है पॉप साउंड से। तो इससे ये टेस्ट हो जाएगा, ये टेस्ट के लिए याद करना आप, ठीक है। तो जब भी आप इसके सामने मैच स्टिक रखोगे बर्न करके तो ये हाइड्रोजन बर्न हो जाएगी विद द पॉप साउंड। नेक्स्ट इसमें पूछा था गैस का नेम बताओ, तो गैस का नेम तो पता ही चल गया हमें, हाइड्रोजन गैस है। और नेम द गैस विच वी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, ये भी वही है, अभी मैंने आपको समझा दिया था ना, मैंने HCl के केस में समझाया था कि अगर एक एसिड के साथ मेटल को लोगे तो फिर कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो इसमें भी यही है कि जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया तो ये जिंक क्या करेगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो H2 को अलग कर देगा और ये जो सल्फेट है ये अपने में ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम एसिड के साथ भी ये रिएक्शन होगा, इसमें भी H2 गैस ही बनेगी। तो इसमें भी इन्होंने दोनों में गैस ही पूछा था, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तब भी H2 गैस बनेगी, चाहे बेस के साथ रिएक्ट करोगे तब भी H2 गैस बनेगी। तो दोनों आपको समझ आ गया कि मेटल का बेस के साथ रिएक्शन, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, H2 गैस बनती है और सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट देखेंगे द pH ऑफ ए सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा। उसका pH आपको दिया हुआ है, सॉल्ट का 9 है। तो सॉल्ट का टाइप बताना है और उसके केमिकल रिएक्शन बनाने हैं कि वो जो केक बनाने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा बताना है आपको। तो आपको पता है कि अगर pH 9 है तो इट मीन्स जो सॉल्ट यूज हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, pH 9 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, ठीक है, NaHCO3। इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो ये क्या काम करता है, इसको जब हम ये बनता कैसे, इन्होंने इसकी प्रिपरेशन पूछी है। सॉल्ट का नाम तो हमने बता ही दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केक के नाम से आपको पता होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन की केमिकल इक्वेशन, तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसा है उसको बताना है। NaCl सोडियम क्लोराइड में जब आप अमोनिया साथ में वाटर और CO2 देते हो तो आपको NaHCO3 मिलता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने इसके यूजेस भी पूछे, तो सिंपल है, इसका यूज़ हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं जो कि ब्रेड केक में यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसे ना एंटासिड में भी यूज़ करते हैं, ताकि जो अगर एक्सेस एसिड हो तो उसे न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे कई बार स्टमक में हम जंक फूड खा लेते हैं तो हमें एक्सेस एसिड बन जाता है ना, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना एक्सेस एसिड को, तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का नाम क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये एक एंटासिड भी है, उसके अलावा ये बेकिंग ब्रेड वगैरह में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने में कंडक्ट नहीं करते। तो जो कार्बन कंपाउंड है आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना, क्योंकि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है ना इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, तो ना तो वो गेन कर पाएगा ना लॉस कर पाएगा, क्योंकि 4 का अगर वो गेन करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सॉरी उसका न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो लेता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे, तो दोनों ही केस में वो नहीं कर पाएगा, तो वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर शेयर करेगा तो आयंस तो बनेंगे ही नहीं, शेयरिंग करने पे आयन थोड़ा ना बनते, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेंगे तो आयन थोड़ा ना बनेंगे। तो हम बोलेंगे कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे तो उसमें आयन है ही नहीं, तो इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, क्योंकि इनके पास आयन्स नहीं होंगे। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड में आयन नहीं होते इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एक रिंग में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड हो और कार्बन कंपाउंड रिंग में हो। तो देखो रिंग में ना कार्बन में 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो जब आपको सैचुरेटेड बोला है ना तो आपको रिंग बनानी है साइक्लिक वाली, ठीक है। तो आपको सैचुरेटेड साइक्लिक बनाना, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो जब मैं सैचुरेटेड साइक्लिक बनाऊंगी तो मान लो 6 कार्बन का मैं सैचुरेटेड साइक्लिक बनाऊंगी, तो साइक्लिक का मतलब ऐसे करके ना क्लोज रिंग में बनाना आपको ऐसे, ठीक है। सैचुरेटेड बोला है तो सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो अब एक सी के 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, ये एक बॉन्ड यहाँ से हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से, तो कितने, एक सी के पास 4 बॉन्ड होते हैं, एक सी के पास हमेशा याद रखना 4 बॉन्ड होते हैं। तो इस सी के 2 बॉन्ड हो गए, तो 4, 2 और बचे हुए ना, तो ये 2 H आ जाएंगे यहाँ पे। ऐसे इस सी के भी 2 बॉन्ड हो गए, तो 4 बनाने के लिए इसके 2 H देने पड़ेंगे। इस सी के भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक इस सी को भी 4 कंप्लीट करो, 1 2 3 4, तो हर एक सी के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी बन चुके हैं और ये 2 H आ जाएंगे इस सी के पास भी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है C6 है, सी कितने हैं, 6 है सिंगल बॉन्ड में, और H कितने आए हैं, हर एक सी को 2 H मिले ना, तो 2 2 4 तो 12 आ जाएंगे, H12। तो ये क्या है, ये हमारा जब एक सिंगल बॉन्ड और साइक्लिक हो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड हो और साइक्लिक हो, तो C6H12 को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पे अनसैचुरेटेड बोल देते, ये तो हमने क्या बनाया, सैचुरेटेड साइक्लिक, सैचुरेटेड का मतलब समझ के सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हमें क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड साइक्लिक बोल देते या रिंग, सैचुरेटेड रिंग है ये, ठीक है। अगर हमें अनसैचुरेटेड रिंग बोलते बाई चांस, तो हम ना अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड दिखाते बना के, तो यहाँ पे अभी हम रिंग बनाएंगे, पहले 6 की रिंग बना दी। इसमें हमें क्योंकि अनसैचुरेटेड बोला है ना, तो एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और दूसरा कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बनाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आएंगे, एक को छोड़ के एक। अब आपको दिख रहा है कि इस सी के 3 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3, तो एक H आएगा इसके पास। इस सी के 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो इसके पास भी एक H आएगा। इसके पास भी 3 बॉन्ड्स है, तो यहाँ भी एक H आ जाएगा। इस सी के देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक H आ जाएगा।
इस सी के 1 2 3 बॉन्ड है तो एक एच, क्योंकि 4 बॉन्ड होने जरूरी है। एक इस सी के देखो 1 2 3, तो इसके पास भी एक एच आ जाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने ज़रूरी है आपको हर एक सी के। तो आपको दिख रहा है सी तो 6 है और एच यहाँ पे कितने आए, हर एक को एक एक मिला है ना, तो एच 6 आया। तो जब अनसैचुरेटेड रिंग बनती है ना तो C6H6 फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला याद रखना बेंजीन का होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड रिंग बनाने को आएगी तो आपको बेंजीन बना के आनी है, ऐसे बनेगी। और अगर आपको सैचुरेटेड रिंग बनानी है तो आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लोपेंटेन भी बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन भी बन जाएगा। साइक्लोब्यूटेन होगा तो C4 आपको ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर में बनाना है, और हर एक सी को क्या देना है, 2H देना है। क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुके होते हैं ना, तो 2 2H मिलते हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन है। ऐसी साइक्लोपेंटेन भी आप बना सकते हो। इसमें साइक्लोब्यूटेन है, C4 है तो H कितने आए, हर एक को डबल मिले ना, तो H8 आए। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला किससे रिजेंबल कर रहा है, दिख रहा है आपको, कोई भी साइक्लो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला एल्कीन के साथ रिजेंबल करता है। तो पूछ लेते हैं कि साइक्लो वाले किसके साथ आइसोमर बनाते हैं, एल्कीन के साथ। एल्कीन के फॉर्मूले भी तो यही होते हैं ना, C4H8। तो ये साइक्लो वाले किसके साथ सेम फॉर्मूला बनाते हैं, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। एल्कीन का C4H8 बोलो तो C4 बनाते हो आप, एक सी को डबल बॉन्ड देते हो और बाकियों को एच से कंप्लीट करते हो। ये एक बॉन्ड है तो यहाँ 3H आ जाते हैं, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2H, यहाँ 1 2 3 है तो एक ही एच आएगा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने एच आ जाते हैं, 2। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला तो एल्कीन के साथ रिजेंबल करेगा इसका, चाहे कोई भी साइक्लो हो, बट वो स्ट्रक्चर वाइज क्या होते हैं, डिफरेंट। तो एल्कीन और साइक्लो वाले कंपाउंड क्या होते हैं, आपस में आइसोमर्स होते हैं। तो याद रखना, साइक्लो वाले कंपाउंड किसके साथ आइसोमर बनाते हैं, एल्कीन। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट क्वेश्चन तो आपका सिर्फ इतना ही पूछा था, सैचुरेटेड रिंग। तो आपको सैचुरेटेड 5 की 6 की जितने की बनानी चाहो आप बना लो। 5 की बनाओगे तो ये 10 आ जाएंगे, 6 की बनाओगे तो ये 12 आ जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे नाम आ जाएगा। बट अगर आप अनसैचुरेटेड रिंग बनाओगे तो सी की 6 वाली में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना, और फिर उसका नाम होता है C6H6, बेंजीन होता है इसका नाम। इसमें हर एक सी को एक एच मिलता है। ये किसी के साथ आइसोमर नहीं बनाता, बस ये साइक्लो वाले किसके साथ बनाएंगे, एल्कीन के साथ। तो वैसे तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, मैंने ये एक्स्ट्रा बताया, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ सैचुरेटेड पूछा था, तो वो क्या है, हमने बनाया साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोपेंटेन बनाते तो C5 होते क्लोज रिंग में और H10 हो जाते। तो इसमें सिंगल बॉन्ड पूछे थे क्वेश्चन में, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था एक्स्ट्रा इसमें, कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड बने हैं, कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड तो काउंट करना आता ही होगा, सारे सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। ये देखो इस सी का 1 2 1 2 3 4, 4 तो एक सी ने बनाए, गिन लो इन्हें, 1 2 3 4 5 6, ये सी तो यही वाला है ना। ये देखो 6 तो रिंग के अंदर बने सिंगल बॉन्ड, फिर ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 सिंगल बॉन्ड ही तो है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 6 तो रिंग के अंदर है, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 आपके रिंग के बाहर है एच वाले। तो 12 + 6 18 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछ लेते तो कितने होते, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, 3 तो रिंग में है और एक एक यहाँ है, तो 9 होते हैं यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो वो बताना है आपको। जैसे थायराइड है तो थायरॉक्सिन, इसका फंक्शन बताना है कि कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट को, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स इन द बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है ये कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी को, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बोन मसल को कंट्रोल करेगा। पेंक्रियास इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ये लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को बॉडी के। बाकी ये तो सबको याद होगा, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है रिप्रोडक्शन में। इसमें 1 ऑर्गेन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ 2 अलग अलग मेल फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर बनते हैं, पेरेंट के जैसे बनते हैं, बट यहाँ पे जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं।
न्यू ऑर्गेनिज्म। ऑल डिवीजन इन्वॉल्व आर माइटोटिक, और इसमें जो होता है गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस अकर्स। इट डज नॉट हेल्प इन एवोल्यूशन, बट ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने पूछा था विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, किस में ज़्यादा सर्वाइवल का चांस है। तो यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास ज़्यादा सर्वाइवल चांस होता है, क्योंकि इसमें 2 गैमेट फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट बनता है उसमें डीएनए 2 डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज़ का आता है, तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। तो वेरिएशन अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अडाप्ट करें जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, तो उससे उन्हें चांस ऑफ सर्वाइवल मिल पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इसको एक्सप्रेशन आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो देखो पहले तो लॉ आपको सबको आना चाहिए। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, लाइट जब आती है किसी मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है, तो वो ना बैंड हो जाती है, जैसे ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसे ना जाके हल्की सी बैंड हो गई, तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये रीज़न है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये ऐसे आपको दिखाना है कि इंसिडेंट ए आई, ये हमारा मीडियम था ट्रांसपेरेंट, मान लो ग्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट हुई, फिर आपको इस ग्लास पे ना इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचना है। अब ये पाथ तो ऐसा जाना चाहिए था ना, बट ये ऐसे ना जाके हल्का सा बैंड हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ में ना जाके ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेंडिंग है जो लाइट की, ये देखो ये आई एंगल होता है इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये एंगल कितना है, नॉर्मल के साथ आर, रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये बेंड हो जाती है लाइट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इसके जो लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सब क्या है, ऑल इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे आएंगे तीनों। दूसरा लॉ कहता है इसका जो साइन एंगल का रेशो है, जो अगर हम इस आई एंगल का साइन एंगल निकालें और साथ में साइन आर निकाले, ये साइन आई का साइन एंगल, आर का भी साइन एंगल, उनका रेशो जब निकालते हैं ना तो हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड लॉ है, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ पूछे तो आप ये लिखना, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। उसके बाद आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। तो जब लाइट ना वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि जब भी हम मान लो लाइट ग्लास में घुस रही है और आ कहाँ से रही है, वैक्यूम से आ रही है, तो अगर वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो उस उस जब भी लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी उसी को हम एब्सोल्यूट कहेंगे। जैसे हम बोल रहे वाटर में घुसी लाइट और कहाँ से आई, वैक्यूम से, तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जैसे ग्लास का बोला, सिर्फ ग्लास का बोला, तो वो किसके रिस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं बोला ना तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि लाइट वैक्यूम से ग्लास पे पड़ रही है, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। तो आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर जब लाइट कहाँ से आए, वैक्यूम से, फ्रॉम वैक्यूम से कहाँ जाए, दूसरे मीडियम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी वैक्यूम से आई तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की ऊपर रखनी है, और जिस मीडियम में जाएगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखना है। तो जैसे वैक्यूम में तो सबको पता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, और बाकी जैसे वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, इसको हम सिंबल देंगे सी से, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। सबसे तेज़ स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ग्लास का बोल रहे हैं हम, अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वैक्यूम का स्पीड ऊपर रखना है सी, और ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो नीचे रखना है। तो ग्लास में घुस रही है ना लाइट, तो उसकी स्पीड नीचे रखना है। तो जैसे ये 3 × 10⁸ है, और ये ग्लास में आपको याद रखना होगा 1.25 होता है शायद। तो इसे आप डिवाइड करके निकाल लेना, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल जाता है, ठीक है।
इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में जानने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियोस और आएंगी, तो उसमें आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है अच्छी तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसको मैं उसके न्यूमेरिकल्स के साथ इंपॉर्टेंट करवा दूँगी। ठीक है, तो जितने अभी क्वेश्चंस कराए गए हैं तो वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।